नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार बच्चों, आज हम हमारा जो विज्ञान 2 का 8वां पाठ है, कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, उसमें हम आगे का जो भाग है, जिसमें हम लोग विविध संप्रेरक, मानव में जो संप्रेरकों का उपयोग होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मानवीय लाभ की दृष्टि से किसी भी प्राणी या वनस्पति के जनुकों में यदि कोई बदलाव किया गया या उसमें संकरण लाया गया और हमारे मन चाहे जो भी गुणधर्म हमको उस वनस्पति या पशु में चाहिए, वो सारे गुणधर्म के जनुकों को हम हमारे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उन जनुकों को हम उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे कि ये जनुक हमें मन चाहे गुणधर्म वाली वनस्पतियां दे सकते हैं। और प्राणियों में भी कुछ हद तक ये काफी सफल हो चुका है। पूरे जो है प्राणी का निर्माण तो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो अंग है या और अंग प्रत्यारोपण है, इन सब क्षेत्रों में भी जैव प्रौद्योगिकी ने काफी सफलता हासिल की है। तो हम लोग अपने जो आज का भाग है उससे शुरुआत करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ मैं। जैव प्रौद्योगिकी, आप लोगों ने इसके जो भी इसके सफलता के जो क्षेत्र हैं उत्पादन में या हमारे उद्योगों में, इन सब के बारे में ऑलरेडी आप अध्ययन कर चुके हैं। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है पशु संवर्धन। पशु संवर्धन, संवर्धन यानी किसी चीज को की देखभाल करना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, और जिससे कि हमें उत्पादन में जो भी चीजों के उत्पादन है उसमें हम वृद्धि कर सके। तो पशु का संवर्धन यानी हमारे जो चौपाए होते हैं, गाय भैंस खासकर, जिनसे हमें दूध दही और अन्य बहुत सारे ऐसे जीवनोपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनको हम रोज उपयोग में लाते हैं। उनके बिना हमारा जीवन आप कह सकते हैं कि अधूरा है। तो पशु संवर्धन यानी इन चौपाए की देखभाल करना और उनमें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उनमें नए नए गुणधर्म को संकरित करना और नई प्रजातियों का निर्माण करना, जिससे हमें जो भी हमारा दूध है या दही है उत्पादन में वृद्धि हो और इन उत्पादों की गुणवत्ता को भी हम और ज्यादा उसको गुणवत्ताशील बना के रखें। तो इसमें जो अलग अलग सोपान है, एक है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है। तो जो भी मादा है इन चौपायों में, उसमें नर के, ऐसे नर और मादा चुनाव करेंगे जिनके गुणधर्म, शारीरिक गुणधर्म बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें जैसे कि जर्सी गाय जो है, जर्सी गाय जो है उसमें ऐसा जनुक है जो कि दूध की मात्रा को काफी बढ़ा देता है। हमको एक जर्सी गाय से कम 14 से 15 लीटर दूध प्राप्त होता है। तो पशु संवर्धन में जो जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो हमको ऐसे गुणधर्म लेना है जिससे कि जो नए पशु का निर्माण और जो नया शिशु होगा उसमें ये सारे अच्छे गुणधर्म आ जाएंगे। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया, इसमें जो डॉक्टर होते हैं पशुओं के या जो भी वैज्ञानिक है, वो इन मादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, यानी बाहर से, जिसको हम लोग इन विट्रो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन विट्रो यानी बाहर से जो है उनका फर्टिलाइजेशन, उनका गर्भाधान कराया जाता है और इसमें ऐसे शुक्राणु लिए जाते हैं जो कि काफी उच्च गुणवत्ता वाले हों। तो ये हो गया कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद अगला है गर्भ प्रत्यारोपण या एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर शब्द से आप समझ रहे हैं कि जो भी भ्रूण है के एकदम शुरुआत के विकास के चरण में ही उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने पढ़ा है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है कि प्रयोगशाला में जो भी मादा का जो का अंडाणु है और पुरुष का जो शुक्राणु है उसका फलन कराया जाता है, और कुछ कोशिकाओं के मतलब उसमें डेवलप होने के बाद फिर से इसका रोपण जो है वो स्त्री के गर्भ में कर दिया जाता है। तो वैसे ही ये है गर्भ प्रत्यारोपण। इसके बाद प्राणिज उत्पाद है। प्राणिज उत्पाद यानी इन प्राणियों से हमको कौन कौन से उत्पादन मिलते हैं, जैसे कि दूध है, मांस है, लोकर या जिसे हम ऊन कहते हैं, ऐसे अनेक उत्पाद हैं। तो इन उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, उनके गुणधर्मों को बढ़ा देना, आज ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ जैव प्रौद्योगिकी की वजह से। अगला हमारा टॉपिक है मानवीय स्वास्थ्य। तो बच्चों, आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमको हमारे शरीर, जो कि हमें इस निसर्ग ने दिया है, या आप जो भी बोले भगवान ने दिया है, या आपके जो भी जिन शक्ति को आप मानते हैं उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा शरीर दिया है, तो इस शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें उसी तरीके से अपना खान पान और हमारा जो व्यायाम है उन सबको बनाए रखना है, और बुरी आदतों को हमको बिल्कुल भी अपनाना नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है वो अंत तक हमारे साथ रहने वाला है, भले ही बाकी हमारे अपने हमारा साथ छोड़ दे। तो इस शरीर की हमको बहुत ही देखभाल करके रखनी है, और ताकि इस शरीर का ही उपयोग जो है आप अपने समाज के कल्याण, ये माध्यम है समाज का कल्याण करने के लिए या हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। तो यदि स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए मानवीय स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो मानवीय स्वास्थ्य है उसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला है निदान और दूसरा है उपचार। हम जब बीमार होते हैं, हमें कोई भी बीमारी होती है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें पूछते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लक्षण आपको आ रहे हैं, बुखार है क्या, सर्दी है क्या। तो ये सारी चीजें जो डॉक्टर पूछ रहा है ये हो गया निदान, या इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। तो सबसे पहले किसी भी रोग का निदान किया जाता है, और जब डॉक्टर को पता चल गया कि हाँ हाँ ये लक्षण है, अब इस व्यक्ति को ये बीमारी होगी, ये डॉक्टर निदान करते हैं, और फिर आपको जो दवाइयाँ वो लिख के देते हैं या कोई बताते हैं कि ये ऑपरेशन की जरूरत है या ये ट्रीटमेंट हमको देना, तो ये हो गया उपचार। तो मानवीय स्वास्थ्य के दो प्रमुख पहलू हम लोगों ने देखा, जैसे कि मधुमेह यानी शक्कर की जो बीमारी होती है, डायबिटीज या हृदय रोग, किसी को है तो डॉक्टर पहले इसका निदान करेंगे और इसके बाद इसका उपचार वो बताएंगे। जैसे कि जिसको मधुमेह है तो उसको इंसुलिन लेना जरूरी है, इंसुलिन ये संप्रेरक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। हृदय रोग है तो इसके लिए क्या क्या उसका उपचार है वो आपको बताएंगे। तो ऐसे अनेक रोग हैं, जैसे कि एड्स और डेंगू रोग, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से इन सबका निदान यानी इनके बारे में पता लगाना बहुत ही आसान हो गया है। और उपचार यानी यदि किसी भी रोग के लिए टीके दिए जा रहे हैं, आपको प्रतिजैविक दिए जा रहे हैं, तो ये उसका उपचार हो गया। खैर एड्स के लिए तो अभी तक कोई टीके का निर्माण नहीं हो चुका है, प्रॉपर टीका, लेकिन जो इसका उपचार कुछ हद तक किया जा रहा है। अगर व्यक्ति बराबर से उपचार ले तो वो और ज्यादा वर्षों तक जीवित रह सकता है। अब ये जो मानव स्वास्थ्य है उसमें जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, तो ये पांचों भूमिकाएं हम एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टीकाकरण। टीका हम सबको पैदा होते ही हॉस्पिटल में तुरंत विभिन्न टीके शुरू कर दिए जाते हैं। कुछ टीका पैदा होते ही लगाया जाता है, कुछ 1 महीने बाद, फिर ऐसे 2 महीने के अंतराल पे, ऐसे कर करके सामान्यतः 18 वर्ष की आयु तक हमको विभिन्न टीके लगते हैं। तो ये टीका असल में है क्या? टीकाकरण, तो टीकाकरण यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी शिशु को आगे होने वाले इन्फेक्शन से या रोगों से उसके शरीर को आप बोल सकते हैं उसके शरीर को उस रोग के लिए तैयार करना, उस रोग से लड़ने के लिए तैयार करना, इसे कहते हैं टीकाकरण। यदि हम पोलियो का टीका ले रहे हैं तो ये जिसको पोलियो नहीं हुआ है वो भी ये टीका पहले ले लेता है, क्योंकि ये पोलियो जो टीका है उसमें क्या है, पोलियो के विषाणु से तैयार किया हुआ ये टीका रहता है। तो पहले जो
पारंपरिक तरीके से इसके टीके कैसे तैयार किए जाते थे, कोई भी जो टीका है वो चाहे पोलियो का हुआ चाहे हेपेटाइटिस का हुआ, तो क्या किया जाता था टीके बनाने के लिए, जो भी जीवाणु या विषाणु उस रोग के लिए उत्तरदायी होते थे, उन जीवाणु या विषाणुओं को अधमरा करके या मार के उनका इंजेक्शन बनाया जाता था, यानी उसको दवा में मिलाया जाता था और फिर ये इंजेक्शन के जरिए हमारे शरीर में, उस शिशु के शरीर में इंजेक्शन के जरिए ये दवाई या टीका डाला जाता था। और क्योंकि इस टीके में उस रोग जंतु के शरीर के भाग है जो कि रोग का निर्माण करते हैं, तो हमारा शरीर जो है उसमें पहले से ही रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, रोग से लड़ने का जो सिस्टम है हमारे शरीर में, ये क्या करता है, जैसे ही आपको टीका लगा, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं कि ये आपके पेरेंट्स को दिया होगा जब आप छोटे होंगे कि ये लो क्रोसिन ले लीजिए, अगर बुखार आया तो बच्चे को दे देना। तो टीका लगने के 24 घंटे के अंदर हमको बुखार आता है, वो आना जरूरी है, ज्यादातर नॉर्मल होता है वो आना, क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, ये जो बाहर से टीका लगा है हमको, ये रोग जंतु का प्रतिन है या तो रोग जंतु के शरीर का कुछ भाग है, तो शरीर क्या करता है, उससे लड़ने के लिए अपने एंटीबॉडी छोड़ता है। एंटीजन और एंटीबॉडी आपने सुना होगा। तो ये जो प्रतिजन हमारे शरीर में लग रहा है, जो टीका लगा है वायरस का या विषाणु का या जीवाणु का, ये हो गया प्रतिजन, या इसको बोलते हैं हम एंटीजन। प्रतिजन जो है वो हमारे शरीर के लिए बाहरी चीज है, फॉरेन बॉडी है, यानी बाहर से आया हुआ, हमारे शरीर को इसकी जानकारी नहीं है। तो जब भी कोई बाहर की चीज हमारे शरीर में आती है तो हमारा शरीर उसको पहचानता नहीं है और उससे लड़ता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की या खत्म करने की कोशिश करता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से पहले जो है पारंपरिक विधि से टीके बनाए जाते थे, लेकिन इससे क्या होता था कि टीके लगने से लोगों में कभी कभी क्या होता था कि जो जीवाणु या विषाणु का अधमरा शरीर है, अधमरा भाग है उसके शरीर का, ये इससे कितने लोगों को फिर से वो सच में वो रोग हो जाता था, तो ये खतरा बना रहता था। कुछ लोगों में ऐसा पाया जाए कि पोलियो का टीका लगाया गया तो भी उनको पोलियो हो चुका है, हो रहा है। तो ये क्यों होता था, क्योंकि ये जीवाणु या विषाणु जो है उनको सीधे शरीर में अधमरा करके डाला जाता था। लेकिन अब जैव प्रौद्योगिकी की वजह से क्या हुआ है कि ये जो भी उस जीवाणु या विषाणु में जो भी एक प्रोटीन है या जो भी एक जनुक है जो ये प्रतिजन का काम करता है, जीवाणु या विषाणु में से वो जनुक निकाल लिया जाता है जो कि प्रतिजन का काम करता है उस रोग के लिए, और इस जनुक को जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उसको और जो है उससे और उत्पाद और ज्यादा जो है उत्पाद बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, और फिर इनका टीके के रूप में उपयोग होता है। यानी यहाँ पे क्या है, उस जीवाणु या विषाणु का सिर्फ प्रतिन है हमारे पास उस टीके में, जो कि अब जो है प्रतिजन का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही सुरक्षित होता है, इससे उस व्यक्ति को ये रोग या कोई अलग वही इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहती। इसमें क्या होता है, ये जो शुद्ध प्रतिन है ये हमारे शरीर में गया तो हमारे शरीर ने इस प्रतिजन के लिए खुद का एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही सुरक्षित है टीका। उदाहरण है पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, और जितने भी टीके हैं उसमें सिर्फ पोलियो एक ऐसा टीका है, ये खास है क्योंकि ये मुंह द्वारा पिलाया जाता है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी पिया होगा बच्चों। तो ये जो टीका है ये मुंह से पिलाया जाता है, बाकी के जितने भी टीके हैं वो इंजेक्शन के जरिए हमारे शरीर में चुभाए जाते हैं और हमारे शरीर में उनको डाला जाता है। यहाँ नीचे जो आपको स्लाइड नीचे जो आकृति दिख रही है, हाउ टू प्रोड्यूस वैक्सीन, ये अभी आपको इतना हाई लेवल का नहीं है, लेकिन आपको प्रयोगशाला में कैसे वो वैक्सीन बनाई जाती है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बाद में सर्च करके भी फिर से देख सकते हैं। तो ये हो गया टीकाकरण। अब ये जो टीकाकरण है इंजेक्शन से दिया जाता है, बहुत डर भी लगता है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने खाद्य टीके का निर्माण किया। ऐसे टीके जो कि किसी भोजन के जरिए, वो जो भी प्रतिजन है वो भोजन के जरिए हमारे शरीर में जाए, और इस पे अभी भी बहुत सारा रिसर्च अनुसंधान शुरू है। तो इसमें जो है आलू को चुना गया और उसको कहा जाता है जनुकीय पारेषित आलू। पारेषित यानी उसके जो जनुक है उसमें बदलाव किया गया है, ट्रांसजेनिक जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी आपने सुना होगा। तो जनुकीय पारेषित आलू का निर्माण किया गया जिसमें कि विब्रियो कॉलरे और ई कोलाई
जीवाणुओं के खिलाफ ऐसे वैक्सीन तैयार किए गए जो इन जीवाणुओं को या विषाणुओं को मार सके। तो इसमें आप जो ऊपर आप देख रहे हो डीएनए है, दूरी सर्पिलाकार रचना। इसमें क्या किया जाता है, जो भी जनुक है, ऐसा जनुक जो कि व्यक्तियों में या मानव में विभिन्न रोगों का निर्माण करते हैं, ऐसे जनुक को जो है लिया जाता है और फिर वायरस का चुनाव किया जाता है, क्योंकि वायरस जो है ये जनुक को अपने अंदर लेने का काम करते हैं। जनुक जो है वो वायरस के अंदर, वायरस में इंसर्ट किया जाएगा, उसमें समझ लो आप जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमको ये वायरस एक जो है, जैसे हमको कहीं आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है, वैसे ये वायरस या व्हीकल का काम करता है। इस वायरस में हम जो भी हमारा ऐच्छिक जनुक है उसको इंसर्ट किया जाता है प्रयोगशाला में, उसको इस जनुक को अंदर डाला जाता है और फिर ये जो वायरस है, विषाणु है, वो आप यहाँ पे देख रहे हो तश्तरी में पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये वायरस से इसको इन्फेक्शन कराया जाता है और फिर इन पत्तियों से पूरे पौधे का निर्माण होगा। आपको जो है फोर्थ जो डायग्राम आलू दिख रहा है उसके ऊपर पत्तियां दिख रही है, तो ये जो अभी जनुक है वो इस आलू में जा चुका है। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा उसमें आलू आएगा और फिर ये आलू जो है आपको, अब इसमें ये कौन सा आलू बन गया, जनुकीय पारेषित आलू। और इसमें कौन सा जनुक है, विब्रियो कॉलरे और ई कोलाई जीवाणुओं को मारने वाला जनुक है, उसको खत्म करने वाला जनुक है। और फिर इस आलू को खाने से ही आपको जो है ये टीका लग जाता है और इसलिए इसे खाद्य टीका कहा जाता है। आकृति आप लोग देख लीजिए, आपके किताब में भी है आकृति। अगला हमारा टॉपिक है रोगोपचार। विभिन्न मानव में, मनुष्यों में जो विभिन्न रोग होते हैं उनका उपचार कैसे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आसान हुआ है वो हम देखने वाले हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारी बहुत ज्यादा प्रतिशत आबादी जो ऐसी है जिसको शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजकल। यहाँ तक कि आजकल तो ऐसा पाया जाता है कि जो नवजात शिशु है उनमें भी किसी न किसी में डायबिटीज पाया जाता है, शक्कर की बीमारी। ये ऐसी बीमारी है जो जन्मजात यानी जनुकों के द्वारा भी हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर स्थानांतरित होती है और यदि हमारे खाने पीने का जो तरीका है उसका हम लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, या हमारा जो अग्नाशय है, हमारे शरीर का जो अग्नाशय है, आप इसमें आकृति जो देख रहे हैं नीचे आपको यकृत दिख रहा है लाल रंग का, उसके नीचे है हरे रंग का जो ग्रंथि है वो गॉल ब्लैडर है, या उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। तो ये जो अग्नाशय है उसमें एक खास प्रकार का की कोशिका होती है जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये कोशिका जो है वो क्या करती है, हम लोग जब भोजन करते हैं और भोजन को पचाने के बाद उसका रूपांतरण होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फिर रक्त में मिल जाता है। तो रक्त में जब ये ग्लूकोज मिल जाएगा तो हमारी बाकी कोशिकाओं को ये जो इंसुलिन है वो ऑर्डर करता है कि अभी आप जो है इस रक्त में से जो भी ग्लूकोज है या जो भी शक्कर है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लो ताकि आपको ऊर्जा मिले और आप बाकी के अपने चयापचय की क्रियाओं को अच्छे से कर पाओ। तो ये जो हमारा अग्नाशय है इसमें इंसुलिन का उत्पादन होता है और विशेष कोशिकाएं हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसका नाम है, बीटा सेल्स होता है उसमें खास, आप लोगों को अभी इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। तो अब ये जो इंसुलिन है ये एक संप्रेरक है, ये हमारे जो है अग्नाशय इसको संप्रेरक को अपने अंदर से स्राव करता है। जब ये संप्रेरक पर्याप्त मात्रा में निकलेगा तभी हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, हमारे रक्त में जो शक्कर की मात्रा है वो संतुलित रहेगी। यदि आपने कभी ज्यादा मिठाई खा लिया है तो हम सबको डायबिटीज नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता, क्योंकि हमारा जो अग्नाशय है वो काफी हेल्दी है। वो क्या करता है, जो भी ज्यादा शक्कर की मात्रा रक्त में है वो हमारे यकृत में वो संग्रहित करवा देता है और फिर जब हमको अचानक
शक्कर नहीं मिल रही है या हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ है, शक्कर की मात्रा कम हुई, तो फिर से ये यकृत को ये जो है ये स्रावित होता है और यकृत में से जो भी शक्कर है वो निकल के फिर से हमारी रक्त नलिकाओं में भर जाता है, ताकि हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं जो है वो अपनी चयापचय की क्रिया को जो है करने के लिए ऊर्जा इनको मिले। तो ये हो गया इंसुलिन। इसके बाद सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन जो है एक वृद्धि संप्रेरक है, ये हमारे कोशिकाओं की वृद्धि में मदद करता है। और रक्त को जमाने वाला घटक, रक्त को जमाने वाला घटक, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे रक्त में यहाँ पे जो आपको आकृति दिख रही है दाहिनी तरफ, उसमें देखिए यदि कोई ऊपर जो है कोई घाव लगा है तो ये लाल रक्त कण है जो बाहर निकल रहे हैं। तो घाव लगता है, अगर छोटा मोटा घाव हमको लगा हुआ है तो कुछ समय बाद रक्त अपने आप थम जाता है। तो वो कैसे होता है, वो उसके ठीक नीचे आपको दिखाया गया है कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसके आसपास देखिए प्लेटलेट, प्लेटलेट नाम का जो है चीज वो हमारे रक्त में पाया जाता है। रक्त आपको मालूम है कि लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त पट्टिकाओं, जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं, उससे बना हुआ है। तो ये जो रक्त पट्टिकाएं हैं ये जहाँ पे भी घाव हुआ है वहां पे आके जमा हो जाएंगी। और देखिए कैसे वहां पे एक थक्का बन चुका है रक्त का, नीचे वाला जो दाहिनी तरफ जो आकृति है उसके नीचे वाला भाग, उसमें तो क्लॉट यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है और फिर रक्त बहना बंद हो जाता है अपने आप, और घाव कुछ दिनों में अपने आप भर जाता है। यदि छोटा मोटा घाव है तो ही अपने आप भरेगा, यदि बहुत बड़ा कट है या आपको बहुत गहरा घाव लगा है तो वहां पे फिर टाका लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है रोगोपचार में ये जितनी भी चीजें हैं, अभी इंसुलिन भी जो है वो पहले इसको घोड़े से, यदि मानव का जो है ये अग्नाशय बराबर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में। तो इंसुलिन यानी यदि किसी को ब्लड शुगर है यानी उसके शरीर में इंसुलिन बराबर नहीं बन रहा है या इंसुलिन की कमी है, तो क्या किया जाता था, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, अभी भी पहले भी दिया जाता था। तो ये इंसुलिन जो है पहले घोड़े के अग्नाशय से इसको लिया जाता था और इसका इंजेक्शन बनाया जाता था। परंतु अब जैव प्रौद्योगिकी की वजह से इंसुलिन का जनुक मानव में से निकाल के उसको दूसरे प्राणियों या पौधों में उसको स्थानांतरित करके हम इंसुलिन का इंजेक्शन बना सकते हैं। वैसे ही रक्त को जमाने वाला घटक भी। तो रक्त को जमाने वाले घटक अगर आपको इंटरेस्ट है तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ऐसे बहुत सारे और घटक है, सब मिल के रक्त को जमाने वाले घटक बनाते हैं। कैल्शियम आयन है, तो ये सारी चीजें जो है रक्त को जमाने वाले घटक है। और ये घटक भी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम मनुष्य के शरीर के बाहर भी इसका निर्माण कर सकते हैं, ताकि जिस भी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है उसको तुरंत ये दिया जा सके। अगला है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन जो है वो छोटे आकार के प्रोटीनों का समूह है जो विषाणुजन्य रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। विषाणुजन्य रोग यानी वायरल जो भी डिसीजेस है उनके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। असल में ये जो इंटरफेरॉन है ये भी हमारे रक्त में प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है। कभी कभी अचानक आपको ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत खराब है, हमें बुखार आ गया, तो हम लोग 1-2 दिन दवाई टाल देते हैं कि ठीक है अपने आप ठीक हो सकता है। और कभी कभी या जो व्यक्ति हेल्दी है, जो निरोगी व्यक्ति है, मतलब जो बहुत ही आप बोल सकते हैं फिट व्यक्ति है, वो रिकवर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई विषाणु प्रवेश करता है तो हमारे रक्त में इंटरफेरॉन जो है वो रक्त में उसका निर्माण होता है और ये क्या करता है, उस विषाणु को मारने का काम करता है। और हमारे शरीर के अंदर ये जो इंटरफेरॉन और विषाणु की लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और तापमान भी बढ़ता है क्योंकि ज्यादा तापमान में आपको मालूम है कि कोई भी जीवाणु या विषाणु जीवित नहीं रह सकते। तो ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, रोग प्रतिकारक क्षमता है ये। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्नत जीवाणु यानी ऐसे जीवाणु जिनमें हम लोग विभिन्न जनुक डाल के उसके गुणधर्म को और अच्छे गुणधर्म उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को हम बोलेंगे उन्नत जीवाणु। तो ई कोलाई एक ऐसा जीवाणु है जिसका उपयोग बहुत किया जाता है क्योंकि इसमें आसानी से कोई भी जो हमारा जनुक है उसको हम आसानी से उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं।
तो ई कोलाई का उपयोग इंटरफेरॉन के निर्माण के लिए किया जाता है। आपको पहली जो बाईं तरफ आकृति दिख रही है वो इंटरफेरॉन की रचना है, सिर्फ आपको देखना है, इसको बनाना नहीं है, और ये इंटरफेरॉन इंजेक्शन है। अगला हमारा टॉपिक है जनुकीय उपचार, जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी यानी क्या? जनुक की सहायता से रोग का उपचार करना। इसमें पहला रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक, आप बोल सकते हैं कि जनुकीय दोष है, यानी ये जो विकार है ये जन्मजात होगा, बचपन से ही जब शिशु पैदा हुआ है तब से इसको ये विकार हो सकता है। और इसमें क्या होता है, इस जनुकीय विकार, जनुक में विकार है, जो जीन से उसमें कोई गड़बड़ है, विकार है, जिससे कि क्या होता है, इस जनुक में विकार होने के नाते एक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलानाइन। आपकी किताब में नहीं है ये, आपको जितना दिया किताब में उतना ही पढ़िए। तो फिनाइल एलेनाइन नाम का अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल का निर्माण क्यों होता है? इस जनुक में दोष होने की वजह से। और उससे क्या होता है, इसका नुकसान क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको होता है इस जनुकीय दोष से क्या होता है कि हमारा जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें डैमेज होने लगता है। ये अमाइनो अम्ल, अमाइनो एसिड मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और बौद्धिक विकास में रुकावट आती है, और अन्य बुद्धि से संबंधित दूसरे रोग भी व्यक्ति को हो सकते हैं यदि उसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया जनुकीय दोष है। तो इसका भी उपचार जनुकीय उपचार द्वारा किया जा सकता है। इस उपचार को हम जनुकीय उपचार पद्धति कहते हैं। और इसमें आपने दो तरह की कोशिकाएं पढ़ी होंगी, एक तो कायिक कोशिका होती है और दूसरी हमारी गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं, शुक्र कोशिका या अंड कोशिका। तो जीन थेरेपी की सहायता से इसका उपचार संभव हुआ है। और इसका उपचार जो है संभव हुआ है, जो कि पहले नहीं था। तो ये हो गया जनुकीय उपचार। इसमें आपने खास पढ़ा है एक जनुकीय विकार जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगला बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लोनिंग। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा क्लोन बनाते हुए, कि प्रयोगशाला में कोई भी क्लोन बना ले रहे हैं वो लोग। अभी मानव क्लोनिंग जो है वो अभी तक तो लगता है पॉसिबल नहीं हुआ है। इसका बहुत जगह पे विरोध भी किया जा रहा है क्लोनिंग का, बहुत सारे सामाजिक समस्याओं को देखते हुए। फिर भी क्लोनिंग कुछ जो है तरीकों से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। तो क्लोनिंग यानी एकदम हूबहू कार्बन कॉपी, जैसे हम जेरोक्स लेते हैं ना, वैसा जेरोक्स तैयार करना। क्लोनिंग जो है, सबसे पहला सक्सेसफुल क्लोनिंग आप सबको मालूम है कि जो पहला मैमल है, जो स्तनधारी प्राणी है, उसमें किया गया था। डॉली नाम की भेड़, जो अब नहीं है, तो डॉली नाम की भेड़ जो है वो क्लोनिंग से तैयार की गई थी। 5 जुलाई 1996 में ये डॉली जो है इसका निर्माण करना संभव हुआ। और 14 फरवरी 2003 में ये जो है डॉली नाम की जो भेड़ थी या शिप थी, उसका देहांत हुआ। और उसको ये सारी प्रक्रिया की गई स्कॉटलैंड में, और उसका जो शरीर है उसको प्रिजर्व करके, उसको बचा के अब तक स्कॉटलैंड के म्यूजियम में रखा जा चुका है। तो क्लोनिंग दो प्रकार की होती है, एक तो प्रजननात्मक क्लोनिंग और दूसरा है उपचारात्मक क्लोनिंग। प्रजननात्मक क्लोनिंग यानी उसमें क्या किया जाता है, स्त्री बीज, जो हम लोग अंड कोशिका कहते हैं, वो क्या है, स्त्री बीज। तो केंद्रक विरहित स्त्री बीज, यानी स्त्री बीज में से केंद्रक को निकाल लेना, उसके न्यूक्लियस को निकाल लेना। और कायिक कोशिका का केंद्रक, तो कायिक कोशिका यानी क्या, हमारे स्त्रियों में जो अंड कोशिका होती है और पुरुषों में जो शुक्र कोशिका होती है, इन सबको छोड़ के बाकी की जो भी कोशिकाएं होंगी उनको हम कायिक कोशिका कहते हैं। शुक्र कोशिका और अंड कोशिका ये
जो है नए शिशुओं का निर्माण करने के लिए सहायक होती है। बाकी जो कायिक कोशिका है वो हमारे शरीर के विभिन्न गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाकी के सारे जो कोशिकाएं हैं वो इनसे बनते, मतलब उनके गुणधर्मों के लिए जिम्मेदार होती है। तो प्रजननात्मक क्लोनिंग में क्या किया जाता है कि या डॉली शीप जो है वो कैसे बनी, केंद्रक विरहित स्त्री बीज में से केंद्रक निकाल लिया गया और कायिक कोशिका का केंद्रक इस स्त्री बीज में डाल दिया गया। तो जिस जो नया शिशु का निर्माण हुआ, जो नई शिशु बनी, वो हूबहू अपने माता के जैसे दिखने में थी। और ये क्लोनिंग बहुत ही अलग प्रकार का प्रजनन क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें शुक्र कोशिका यानी जो पुरुष युग्माणु होते हैं, युग्मक होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो सजीव के निर्माण के लिए नर के शुक्र कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। ये क्लोनिंग की खासियत है। इसके बाद है उपचारात्मक क्लोनिंग, यानी उपचार करने के लिए क्लोनिंग कैसे किया जाता है। तो इसमें केंद्रक विरहित स्त्री बीज, फिर से स्त्री बीज जिसमें केंद्रक निकाल लिया गया होता है, ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये सब प्रयोगशाला में किए जाते हैं। बहुत ही उच्च स्तर के प्रयोगशाला होते हैं। जो हमारा सिंपल प्रयोगशाला उसमें ये सारे चीजें नहीं की जा सकती। जैव प्रौद्योगिकी के लिए स्पेशल प्रयोगशाला ही होती है और वहाँ पे पूरा जो है बहुत ही ध्यान रखा जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो ये सारे प्रोसीजर करते समय। तो केंद्रक विरहित स्त्री बीज और कायिक कोशिका का केंद्रक, जैसे प्रजनात्मक क्लोनिंग में हुआ था वैसे ही। और फिर जो कोशिका तैयार होती है उसको प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। और अब ये जो कोशिका विकसित हुई ये अब मूल कोशिका का काम कर रही है, स्टेम सेल। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूल कोशिका क्या होती है। मूल यानी जड़, तो जड़ से ही फिर पूरे पौधे का निर्माण होता है। वैसे ही मूल कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिससे हम किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे मूल कोशिका का निर्माण हुआ और फिर इन कोशिकाओं की सहायता से कई रोगों का उपचार किया जा सकता है। और एक जनुक, जो सेकेंड लास्ट लाइन है वो जनुक है, उसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। सेकेंड लास्ट लाइन में जनुक है। तो जनुक को के बहुत सारे कॉपी हम लोग बनाए जा सकते हैं। हम लोग इस प्रक्रिया से कोई भी, यदि हमको एक जनुक है, हमको जैसे कि इंसुलिन का ही जनुक या कोई भी जनुक है, उसके बहुत सारे कॉपी मिलेंगे तभी तो उसका जो है उत्पादन हम ज्यादा तौर पे कर पाएंगे, ज्यादा प्रमाण में कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी काफी अधिक है। तो इस जनुकों का भी क्लोनिंग करके लाखों जनुक बनाए जा सकते हैं और जनुक की चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ये है डॉली प्रतिकृति। और इसके बाद में हम लोग जो है जनुकीय उपचार के क्या क्या फायदे हैं ये पॉइंट्स है इसके यहाँ। आनुवांशिक रोगों का संक्रमण रोकने के लिए, आनुवांशिक रोग यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनुकों द्वारा हमारे माता पिता से हमारे शरीर में उनका संक्रमण होता है। इसके बाद वंश वृद्धि जारी रखना, यानी अगले वंश का निर्माण करना जो कि निरोगी हो। इसके बाद यदि सांस की बीमारियां हैं तो उसमें भी इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा तौर पे किया जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मानवीय क्लोनिंग का विश्व भर में विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे अपराध एक तो पहले ही बहुत है हमारे देश में, और यदि मानवीय क्लोन बन जाए तो ये अपराधों की मात्रा और अधिक हो जाएगी, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अगला है औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक तौर पे, औद्योगिक पैमाने पे उत्पादन करना। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी ने क्या रोल निभाया है। औद्योगिक रसायनों का कम खर्चीली प्रक्रिया द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे कि ईस्ट जो है, आपको उसका उपयोग आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ईस्ट में और भी नए गुणधर्म डाल के और सुधारित ईस्ट का निर्माण किया जा चुका है। इसके बाद में वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके यदि हम पर्यावरण से जो भी प्रदूषण है उसको खत्म करते हैं तो इसे हमने सुना होगा आपने बायो रिमीडिएशन कहते हैं, या जैव उपाय योजना। जैविक चीजों का उपयोग करके हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा किया जा रहा है। तो इसके बाद में इसमें विभिन्न विभिन्न बैक्टीरिया है, जैसे कि स्यूडोमोनास जो है वो क्या करता है, दूषित पानी और जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषकों को अलग करता है। सरसों की एक प्रजाति है सेलेनियम
जो कि सेलेनियम नाम के खनिज को बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लेती है। और सूरजमुखी का जो पौधा है वो यूरेनियम और आर्सेनिक, जो कि बहुत ही खतरनाक जो है चीजें हैं, वो अवशोषित कर लेता है ताकि वो मिट्टी में और फैलने नहीं पाए। इसके बाद में डीनोकोकस रेडियोडरंस जीवाणु है, जो कि रेडियोधर्मी प्रतिकारक है। जितने भी परमाणविक जो कचरा होता है ना, परमाणु भट्टी से या परमाणु अनुसंधान केंद्र से जो भी कचरे का निर्माण होता है वो काफी खतरनाक होता है। उसका रेडिएशन जो है हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, हमें कैंसर भी होने की संभावना होती है। तो ये जो है जीवाणु उसको खत्म करता है। इसके बाद अल्फा अल्फा घास, तीन पाती घास और राय जैसी घास जो है, इनका उपयोग किया जा रहा है बायो रेमिडिएशन के लिए। तो ये जो है विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, फायदे और उसके कुछ थोड़े बहुत नुकसान क्या हो सकते हैं वो हमने देखा। तो बच्चों ये स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगी। ये स्लाइड्स आपको भेज दिया जाएगा। अब आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बच्चों। हाँ, हाँ बच्चों, आपको कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर करो। हाँ हेलो सर। माताब। हाँ बोलिए माताब। गुड मॉर्निंग सर। ये डायबिटीज कौन सी बीमारी को कहते हैं? डायबिटीज बीमारी यानी शक्कर की बीमारी आपने सुनी होगी ना। हाँ तो हाँ। ये हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का संप्रेरक बनता है, अग्नाशय। आप लोगों ने जो हमारा पचन संस्थान पहले पढ़ा हुआ है ना, मानवीय पचन संस्थान, उसमें हाँ जठर के ठीक नीचे एक पत्ती जैसी पीली कलर की रचना होती है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में इंसुलिन संप्रेरक का निर्माण होता है। और ये इंसुलिन संप्रेरक क्या करता है, हमने यदि भोजन किया है तो जो भी पचन हुआ है ना भोजन का, वो फिर ग्लूकोज में बदल जाता है और ये ग्लूकोज हमारे रक्त में मिल जाता है। और रक्त क्योंकि हमारे शरीर में हर जगह दौड़ रहा है और हमारे शरीर की हर एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिका जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में है वो निरंतर चयापचय की क्रिया यानी कोई नई चीज का निर्माण करती है या कोई नई चीज बनाती है। तो ये निर्माण करने के लिए भी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा उनको शक्कर, ग्लूकोज से मिलती है। और टीचर, ये इंसुलिन, डायबिटीज को हाँ शुगर की बीमारी कहते हैं? हाँ, इसीलिए इसको शुगर की बीमारी कहते हैं। अच्छा। हाँ रजनी पूछो। टीचर, मानव कुलनी मतलब समझी नहीं है। क्या? मानव कुलनी मतलब मानव क्लोनिंग, अच्छा। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि कैसे डॉली बना जो है अपनी मतलब माता का जो है उसका डिम्ब उपयोग में लाया गया। और जो डॉली बनी है वो एकदम कार्बन कॉपी है अपने जिस माता की। तो ये तो डॉली को बनाया गया, लेकिन मानव क्लोन अभी तक बन नहीं पाया है, लेकिन उसके ऊपर अनुसंधान शुरू है। तो मानव क्लोनिंग का क्यों विरोध किया जा रहा है? कोई भी यदि अपने जैसा क्लोन बना ले तो उसका उपयोग वो कोई अपराध करने में भी कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा क्लोन जो है वो अमेरिका में है या किसी भी दूसरे देश में है, तो मैं यहाँ पे हूँ और मैंने वहां पे अपने क्लोन से कोई भी अपराध करवा दिया, तो मेरे पास तो सबूत है कि भाई मैं यहाँ हूँ तो मैं उसमें बच सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे, और ये तो मैंने आपको एक ही उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे बुरे काम हो सकते हैं, इसलिए मानव क्लोनिंग का विरोध किया जा रहा है। और किसी समझ में बच्चों को आया? और किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर करो। राइज योर हैंड्स। किसी छात्र को इस लेसन के प्रति अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं।
हेलो, हाँ बच्चों, कोई डाउट है आपको, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ओके मैडम। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। कविता मैडम ने बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया। इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।